जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जिस पे मुझे आपसे बात करनी है, जो एक महत्वपूर्ण घटना भारत में घटी है, उसको लेकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा थी। मुझे लगा कि ये पीड़ा आपसे शेयर करनी चाहिए। प्यारे साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय मंडल, जय जोहार। मैं सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिन महान पुरुषों ने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक समय और अपना पूरा संघर्ष हम लोगों के लिए किया है। प्यारे साथियों, देश पे एक विपदा की घड़ी आई और इस विपदा की घड़ी में हम सब लोगों को एकजुट होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। प्यारे साथियों, जो आज पीड़ा हमारे देश में हुई है, जिसमें हमारे देश के 26 निर्दोष भारतीयों का खून बहा है, जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी चिंता हुई और मैं सो नहीं पाया। मैंने लगातार कोशिश की कि घटना पे मेरी निगाह बनी रहे, और क्योंकि तत्कालिक रिएक्शन जो है बिना जानकारी के वो बड़े कठिन होते हैं, इसलिए तत्कालिक रिएक्शन ना देकर मैं इंतजार करता रहा कि सरकार क्या क्या कर रही है। प्यारे साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे 26 निर्दोष नागरिकों पर जो हमला हुआ है, उनकी जो शहादत हुई, इस विषय को किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह से इस आतंकी घटना को, जिसमें सफाई नहीं दी जा सकती है, इसमें किसी के आरोप प्रत्यारोप को कम नहीं किया जा सकता है। और मैं यह स्पष्ट करता हूं, ये हमला हमारे देश पे हमला है, हम सब पे हमला है। इसलिए पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर उठ के मैं उन देश विरोधी ताकतों को ये कहना चाहता हूं कि भले ही हम देश स्तर पर, पार्लियामेंट में या सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपने हक अधिकारों के लिए रोज लड़ते हों, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोग देश के साथ खड़े हैं। इस बात का भ्रम किसी को, देश विरोधी को नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनकी कुछ सहयोगी ताकतें, शक्तियां, साथी यहां हों, लेकिन आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूर्ण रूप से देश के साथ खड़ी है, देश के नागरिकों के साथ खड़ी है, देश की गरिमा के साथ खड़ी है, देश के सम्मान के साथ खड़ी है। इसलिए हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई एक तरफ है और देश के सम्मान और देश के नागरिकों की रक्षा की लड़ाई एक तरफ है। इसलिए मैं देश विरोधी सभी ताकतों को बताना चाहता हूं, जिनको ये भ्रम हो कि हम आपस में रोज लड़ते रहते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, लेकिन
जब अपने देश की बात आएगी तो हम लोग खून भी जो है देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि सरकार किस तरह के और सख्त कदम उठा के आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगाने का काम करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, रक्षा मंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि ये देश में ये आखिरी आतंकवाद की घटना होनी चाहिए, इसके बाद कोई आतंकवाद की घटना ना हो। ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करना आप लोगों का काम। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से इस हमले की कठोर निंदा करता हूं और इस हमले में शामिल चाहे वो आतंकवादी देश के अंदर के हों या देश के बाहर किसी देश के हों, उनको चिन्हित करके उनको बिल से निकालकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी भी मैं मांग करता हूं। ऐसा ना हो, मेरे मन में कुछ सवाल भी हैं, ऐसा ना हो कि पुलवामा के तरह 5 साल तक इसकी जांच भी अंधेरी पोटली में पड़ी रहे। मैं ये भी मानता हूं कि अगर पुलवामा की जांच हो गई होती और उस जांच में जो चूक हुई है, उस समय उस घटना में जो चूक हुई, अगर उन चूक पे काम हो जाता तो शायद ये घटना पहलगाम वाली ना होती। मैं ये भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ कहानियां भी ऐसा लगता है जैसे रची गई, हालांकि मैं देश के साथ खड़ा हूं, जिनमें धर्म के आधार पर हिंसा की बात की गई, लेकिन वहां मैं ये भी मानता हूं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई जो है उसके दिल में आतंकवादी साधु नहीं होते, संत नहीं होते हैं। आतंकवादी होते हैं तो महिला और बच्चों को हमला ना करके, जिस तरह की बात बताई गई सिर्फ पुरुषों पे हमला किया गया, ये भी कई सवाल खड़े करता है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे एक व्यक्ति के साथ भी अपराध होता तो भी हम इतने सख्त होते। साथियों, गंभीरता से हमें इस बात पे भी नजर रखना है कि सिर्फ इस वजह से कि सरकार कार्रवाई कर रही है, इससे सरकार का अपराध भी कम नहीं हो जाता। वहां की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। केंद्र सरकार ने लापरवाही क्यों बरती? मुझे जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह से टेररिस्ट होटल में रुक रहे हैं। फिर जहां इतने टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों मजबूत नहीं थी? सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, 4 सुरक्षा भेदी जो चक्र है, उसमें कश्मीर है, हमारा बॉर्डर है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे सुरक्षा चक्र को भेजते हुए आतंकवादी पहलगाम तक चले आए। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, पहलगाम वो जगह है जहां से अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो होकर गुजरती है और बहुत जल्द अमरनाथ जी की यात्रा भी चलनी। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि आप लापरवाही ना करें। अमरनाथ यात्रा में किसी तरह की त्रासदी ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए, लोगों के, श्रद्धालुओं के साथ कोई हमला ना हो, हिंसा ना हो। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से सख्त कदम उठाने की और आतंकवाद को चोट देने का समय अब है, उस पर आपको काम करना चाहिए। हालांकि प्यारे साथियों, मैं तो ये मानता था कि जब 370 हटाई गई, जब नोटबंदी की गई, जब यूनाइटेड टेरिटरी बनाई गई, तो ये कहा गया कि मिशन ऑल आउट चल रहा है, अब आतंकवाद वहां जड़ से खत्म हो गया, आतंकवादी भाग गए हैं। नोटबंदी से केंद्र सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। फिर ये अचानक से कहां से आतंकवादी आ गए जिन्होंने हमारी कमर तोड़ दी, हमारे लोगों को खून के आंसू रुला दिया। मैं इन परिवारों के बारे में सोचता हूं जिन परिवारों ने अपने घर के लोग खोए हैं,
किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया। मैं उनके बारे में, किसी ने अपना पिता खोया, मैं उनके बारे में सोचता हूं, उनके दर्द के बारे में सोचता हूं तो बड़ी चिंता होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सुरक्षा में चूक नहीं होती तो शायद आज वो हमारे बीच जिंदा होते। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रति परिवारों को दिया जाए और उनके मन को शांति के लिए अपराधियों पे, आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यह भी समझ नहीं आता, जहां जम्मू एंड कश्मीर में चप्पे चप्पे पे सेना का जवान, सीआरपीएफ का जवान, कश्मीर पुलिस का जवान, राष्ट्रीय राइफल्स का जवान दिखाई देता है, तो इतने बड़े स्थान पर कोई भी एक सुरक्षाकर्मी ना होना, आतंकवादियों का चुप आसानी से आना, 40 मिनट तांडव करना और फिर बिना मुठभेड़ के चला जाना, यह भी मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा करता है कि ऐसी इतनी घोर लापरवाही क्यों हुई। फिर मीडिया का जिस तरह से धर्म आधारित प्रोपगंडा चलाना और उस प्रोपगंडे की आड़ में देश में हिंसा का माहौल, गृह युद्ध जैसा माहौल बनना, कश्मीरी बच्चों को, चाहे वो पंजाब में रह रहे हो, चाहे वो हरियाणा में रह रहे हो या उत्तराखंड में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, उन पर हमला करना। ये आज जरूरत ये थी कि देश को एकजुट होकर, जब देखिए महसूस कीजिए, जब किसी घर पे प्रहार होता है तो घर के लोग आपस में नहीं लड़ते, तो देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था। लेकिन देश तो अपने देश के अंदर लड़ रहा है। कहीं मुसलमान को जो है फेरी वाले मुसलमानों को पीट दिया, आगरा में गोली चला दी, 26 का बदला 26 सोच रहे। अपने देश के लोगों से क्यों लेना चाहते हो? आतंकवादियों से जाकर लोहा लो जिसको लेना है, सेना में भर्ती हो जाओ, सेना में भर्ती होकर लोहा लो। तो यह भी समझना है कि आज देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, ना कि देश के लोगों के खिलाफ लड़ना है। अगर मुसलमान इतने बुरे हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से मुसलमानों को निकाले, अपने मुसलमान लीडरशिप को। अगर वो इतने बुरे हैं, जिनको राज्यसभा में भेजा है, जिनको आरएसएस ने जो अपना मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, पहले उसको खत्म करें, तब तो माना जाए कि भाजपा जो है मुसलमानों से नाराज है, मुसलमानों के ऊपर जो है हमला कर रही है। लेकिन अपनी पार्टी में मुसलमानों को रखकर अभी कुछ दिन पहले वक्फ के नाम पर मुसलमानों के हितैषी बनने के लिए कानून लाकर, कि हम कानून ला रहे हैं उनके हितैषी होने का, और अब प्रायोजित हिंसा कराकर जो है देश का माहौल और चुनावी एजेंडा सेट करने का जो काम किया जा रहा है, इससे भी हमारे लोगों को समझदार होना चाहिए। एक तरफ अभी 1 महीने पहले वक्फ पे रात को 2:30 बजे तक पार्लियामेंट चलाकर 3 बजे तक इतिहास रचने का काम कर रही थी सरकार, कहते मुसलमानों के हितैषी हैं, और अब उन्हीं की पार्टी के लोग एजेंडा चला के मुसलमानों के खिलाफ उनको पीटने का, कश्मीरी बच्चों को पीटने का काम कर रहे हैं, या मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़। हमारे देश के मुसलमानों का पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमें क्या मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों से? भारतीय मुसलमान भारत का है, और जरूरी नहीं कि मुसलमान कोई भी अपराध में शामिल हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए हैं जिन्होंने देश की खुफिया जानकारी, वो हिंदू धर्म से भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान को या दूसरे देशों को देने का काम किया। और मैं कश्मीर के एजेंसियों पर लेकर चिंता में हूं। वहां इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है, लोकल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है, पुलिस का, सीआरपीएफ का कितना बड़ा फेलियर है। हालांकि मुझे अपने देश की फोर्स पे गर्व है, कितना बड़ा फेलियर है। कोई वीआईपी के नाम पे चला जाता है, कोई फर्जी आदमी, और केंद्र की सुरक्षा लेके घूम लेता है वहां, बाद में पता लगता फर्जी था। अभी कितने आसानी से हथियार आ जाते हैं, हर जगह चेक पोस्ट है, नाके हैं, सब कुछ होते हुए भी इस तरह के वेपन लेके लोग आ जाते हैं। बड़े चिंता का सबब है, मन में बड़ी पीड़ा, कितने लोगों की जान चली गई और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, और वो आए मारकर चले गए। कितना हीरोपन हुआ, कोई मुठभेड़ नहीं हुई, सिंगल गोली नहीं चली। मैं ये चाहता हूं, मेरे मन में इच्छा है कि इन अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ा जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि अपराध करने से पहले 1000 बार उनके पैर कांपे, जो आतंकवाद
में लिप्त होकर या जिनका ब्रेन वॉश करके जो है, चाहे वो देश के हों, देश से बाहर किसी देश के हों, जिनको हथियार बना के देश में हिंसा कराई जा रही है और देश के लोगों का खून बहा जा रहा है। मुझे ये भी पता लगा मीडिया के द्वारा पीड़ितों को सुनने के बाद कि साहब उन्होंने धर्म देख के मारा। ये कौन सा मजहब है जो धर्म देख के मारने को सही सिखाता है? ये मुझे भी जानकारी मिली कि 1.5 घंटे तक ना कोई एम्बुलेंस पहुंची, ना कोई सुरक्षा का जवान पहुंचा। ये बड़ी चिंता का सबब है। जहां घाटी में एक गोली की आवाज मीलों दूर तक जाती है, वहां इतनी फायरिंग हुई, तो लोगों की जान चली गई, तांडव हुआ सबका। मैंने सुना कि अगर कोई आ जाता, 1.5 घंटे लोग तड़पते रहे, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती, लोगों की जान बच जाती। ये बड़ा चिंता का सबब है। और ऐसा नहीं है कि आतंक पहले कठुआ में